गुड आफ्टरनून एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर अंकिता। आज 9 फरवरी वर्ल्ड एपिलेप्सी डे के उपलक्ष्य में हम जेएनयू हॉस्पिटल में एकत्रित हुए हैं। हम आज मिर्गी के बारे में जानकारी देने के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर आर.के. सुरेखा, डायरेक्टर न्यूरोलॉजी ऑफ जेएनयू हॉस्पिटल एंड अ नेम फिगर इन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड President of Indian Epilepsy Association Jaipur, and Dr. Devendra Purohit, Professor and Head of Neurosurgery, JNU Hospital. सर, क्या आप हमें और हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं मिर्गी क्या होती है? देखिए, मिर्गी रोग के लिए ये बताना चाहूँगा कि लोग इसको मानसिक बीमारी समझते हैं, लेकिन ये मानसिक बीमारी नहीं है। ये एक ब्रेन की बीमारी है, मस्तिष्क का रोग है। हमारे मस्तिष्क में करोड़ों कोशिकाएं होती हैं और उनमें बिजली का प्रवाह होता है, और जब बिजली का प्रवाह ज़्यादा हो जाता है तो मरीज को दौरा पड़ जाता है। और एक दौरे को हम मिर्गी नहीं कहते, लेकिन अगर बार बार दौरा पड़े तो उसे हम मिर्गी कहते हैं। सर, ये किन कारणों से हो सकती है? देखिए, मिर्गी के बहुत, वैसे तो आपको बताऊं कि 70% केसेस में मिर्गी का कोई कारण नहीं होता, उसको हम कहते हैं इडियोपैथिक। और कुछ कारण जो समझ में आए हैं और जो देखने को मिलते हैं, कॉमन कारण जो हैं वो है कि बच्चे के जन्म जब होता है तो उसके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, या सर के अंदर सबसे कॉमन दूसरा कारण है माथे पे चोट लगना। आप जानते हो वेहिकुलर एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसमें मरीज को जब चोट लग जाती है तो दौरे की शिकायत हो सकती है। इस तरीके से ब्रेन के अंदर रसौली, ब्रेन के अंदर टीबी का इन्फेक्शन या वायरल एन्केफेलाइटिस, और ये देखा गया है कि जो मरीज होते हैं अगर वो नशे का सेवन करते हैं तो उन केसेस में भी ये मिर्गी हो सकती है। अभी आजकल एक नया जो आपको बताना चाहूँ कि बड़ा कॉमन कॉज पकड़ में आया है, उसको कहते हैं हम न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। ये एक कीड़ा होता है जो पेट के रास्ते चला जाता है और ब्रेन में पहुंच जाता है। तो ये होता तो नॉर्मली जो मांस मच्छी खाने वाले हैं टेपवर्म से होता है, लेकिन क्योंकि आजकल हमारी सब्जियां जो हैं वो गंदे नाले में पानी से पकाई जाती हैं और फल भी ऐसे ही, तो उनके अंदर भी आ जाता है। तो शाकाहारी आदमी के भी ये बीमारी हो सकती है, और इससे जो दौरे होते हैं उनको हम सिस्टिसर्कोसिस के द्वारा होने वाले दौरे बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं। सर, क्या मिर्गी का इलाज संभव है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मिर्गी लोग बाग समझते हैं कि ला इलाज है, लेकिन मेरा ये कहना है कि किसी के भी मिर्गी हो जाए तो उसको ये न समझें कि वो गया गत्ते से, उसका पूर्ण इलाज संभव है। ज़्यादातर मिर्गी रोगियों को 70% केसेस को अगर मरीज हमारी दवाई लेता है और हमारे एडवाइस फॉलो करता है और 3 से 5 साल तक मिर्गी की दवाई लेता है, तो उसके दौरे 70 से 80% तक हम कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ तक भी होता है कि उसकी दवाइयाँ बंद भी हो जाती हैं। केवल 10 से 20% ऐसे लोग होते हैं जिनको कि दवाइयों से उतना फ़ायदा नहीं होता, तो उन मरीजों के लिए हम शल्य चिकित्सा करते हैं। और आजकल शल्य चिकित्सा भी बड़ी इजी हो गई है और जयपुर में भी उपलब्ध है और हमारे अस्पताल में भी बहुत शीघ्र ही चालू होने वाली है। तो इससे बाकी जितने मरीज हैं उनमें शल्य चिकित्सा से हम दौरे या तो बिल्कुल काफ़ी कम कर देते हैं या उसमें बिल्कुल भी ख़त्म हो जाते हैं जिनमें ट्यूमर वगैरह आ गई हो। तो इस तरीके से किसी को घबराना नहीं चाहिए। मिर्गी लाइलाज नहीं है, मिर्गी का इलाज संभव है। सर, जैसे सर ने मेडिकल इलाज के बारे में बताया, क्या आप हमें बता सकते हैं कि मिर्गी में सर्जरी भी संभव है और वो कब की जाती है? डेफिनेटली मिर्गी में अब सर्जरी भी होने लगी है। सबसे पहले तो ये है कि मिर्गी का कारण मालूम करना जरूरी है कि वो किस कारण से हो रही है। उसके लिए हमारे पास में काफ़ी वीडियो ईजी और ईजी के टेस्ट होने लगे, तो उसके हिसाब से हम ये मालूम कर सकते हैं कि इसमें मिर्गी का कारण क्या है। जैसे कि सर ने बताया कि 70-80% में कारण नहीं आता, लेकिन फिर भी ये देखना जरूरी है मिर्गी दिमाग के किस हिस्से से उसका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पैदा हो रहा है। तो जैसे कई बार गांठ है, अगर दिमाग में कोई ब्रेन ट्यूमर है तो उससे भी मिर्गी हो सकती है, तो हम ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी भी करते हैं।
और अगर कहीं पे दिमाग में पुरानी चोट के कारण कोई दिमाग का पार्ट डैमेज हुआ हुआ तो वो सर्जरी भी होती है, वो भी एपिलेप्सी सर्जरी में आती है। फिर अगर वीडियो ईजी और जो ईजी से अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि ये जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट जो ब्रेन में पैदा हो रहा है वो दिमाग में किस हिस्से से पैदा हो रहा है, तो उस हिस्से को सर्जरी करके निकाला जाता है। तो और तीसरा है कि अगर उन केसेस के अंदर जबकि मेडिकल ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट ये एक या 2 ड्रग्स मिनिमम, 2 ड्रग्स की मैक्सिमम डोज पे जाने के बाद भी अगर दौरे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो फिर वो मिर्गी की सर्जरी की जाती है। ट्यूमर की सर्जरी अलग है, वो भी मिर्गी की सर्जरी में एक्सीडेंटल केस में कोई पुराना एक्सीडेंट केस है उसमें दौरे आ रहे हैं जहाँ पे ब्रेन डैमेज हुआ हुआ, ये सब मिर्गी की सर्जरी। देखो, मैं ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब ने जो बताया वो तो है ही, लेकिन इसके लिए आजकल हम लोग प्री चेकअप करते हैं, जो कि हम लोग करते हैं, मतलब फिजिशियंस करते हैं, और फिर हम इनको रेफर करते हैं केस को, जिससे कि हम उसको ये मालूम कर लेते हैं। आजकल वीडियो ईजी, लॉन्ग टर्म वीडियो ईजीज आ गई हैं, और पेट स्कैनिंग भी आजकल हमारे पास है, और भी आजकल बहुत सारे वीडियो ईजी की मैचिंग दूसरी आ गई हैं, जिससे कि हम एग्जैक्ट फोकस मालूम कर लेते हैं कि कहाँ से मिर्गी का तरंग ज़्यादा बन रही है। तो एक तो डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि कोई ट्यूमर हो या नसों का गुच्छा हो, तो उसको तो डॉक्टर साहब लोग करते ही हैं उसको, लेकिन दूसरी जो जिनके कि ऐसे गुच्छे नहीं होते और जिनका एमआरआई भी कई बार नॉर्मल होता है, लेकिन उनके लिए भी हम स्टडीज़ करके और हम उसकी मालूम कर लेते हैं कि कौन से हिस्से से है, और फिर ये देख लेते हैं कि वो हिस्सा कोई ऐसा हिस्सा तो नहीं है जिससे कि दूसरे काम चलते हैं हमारे, कि हमारे बोली में फ़र्क पड़ जाए या किसी में, तो ऐसे में हम उसका सर्जरी नहीं करते। हम सर्जरी उनके करते हैं जिनको उस हिस्से को निकालने से मरीज को दौरे में फ़ायदा मिल जाएगा और उसको भला भी हो जाएगा और उसका नुकसान भी नहीं होगा। तो ऐसा डॉक्टर साहब भी ये बताएंगे कि अब कई तरह की सर्जरी होती है। डॉक्टर साहब बताएं हम। ऑपरेशन टाइम में भी क्या है कि इजी ड्यूरिंग सर्जरी भी होने लगी, ताकि जो हमें बताया, जो ये न्यूरोलॉजिस्ट हमें आइडेंटिफाई, उसको हम ड्यूरिंग सर्जरी भी इजी करके मालूम कर सकते हैं। और अगर सर्जरी दूसरी सर्जरी में अगर कई बार सर्जरी पॉसिबल नहीं होती है तो उसके अंदर भी आजकल डीबीएस और वीएनएस करके प्रोसीजर से उसको किया जाता है। कई बार होता है हम सर्जरी नहीं कर पाते, तो उससे सर्जरी से ये है कि ऐसा नहीं है कि सर्जरी से एपिलेप्सी पूरी खत्म हो जाती है। कुछ केसेस में हाँ खत्म हो जाती है, लेकिन उसमें यह है कि कम से कम वो जो 2 ड्रग्स पे कंट्रोल नहीं हो रही थी, वो कम से कम सर्जरी जो है एपिलेप्सी जो वो कंट्रोलेबल हो जाती है। वही सर, जैसे बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि क्या सर्जरी सुरक्षित होती है? आज इस एरा के अंदर जहाँ पे एनेस्थीसिया और सारी सर्जरी इतनी डेवलप हो चुकी है, उसमें सर्जरी और फिर वीडियो इजी हम ऑपरेशन के पहले सारी इन्वेस्टिंग करके करते हैं, तो सर्जरी आज की तारीख में बहुत सुरक्षित है। देखो, ऐसा है, ये बताना चाहूँगा कि जनता में ये भ्रम नहीं हो कि सर्जरी कराई तो दवाई पूरी बंद हो जाएगी। जी सर। लेकिन ये देखा गया है कि अगर प्रॉपर हमने उसका डायग्नोसिस किया और सर्जन ने जैसे बताया कि जिस समय ऑपरेशन करते हैं उस वक्त भी उसकी ईजी हम हाथ में साथ में करते हैं और उसी हिस्से को हम बाहर निकालते हैं जहाँ से फोकस आ रहा है। तो अगर हम सक्सेसफुली कर सकते हैं तो ऐसा देखा कि दवाई की मात्राएं, जैसे आपने सुना होगा कि सर्जरी कौन कराता है, सर्जरी वो कराया जिसके 8 दवाई चल रही है या 6 दवाई चल रही है या 4 दवाई चल रही है, उसके दौरे बंद ही नहीं होते। तो ऐसे मरीजों को सर्जरी जब कराते हैं तो 1 या 2 दवाइयों पे भी आ जाते हैं, उनके दौरे भी बंद हो जाते हैं, उनकी लाइफ बेटर हो जाती है। कभी कभी दौरे कंप्लीट भी बंद हो सकते हैं और कई बार फिर अदरवाइज डोज तो कम हो। आजकल 2 और 3 तरह की और सर्जरी से कम चीज़ भी हो गई है, जैसे कि जो का सर्जरी नहीं कर सकते, जिनमें सर्जरी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है कि भाई ऐसा उस जगह करेंगे तो मरीज का हाथ चला जाएगा या पैर चला जाएगा या कुछ और हो जाएगा बोलने में। तो ऐसे में जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक बैटरी लगा देते हैं और एक दिमाग के अंदर एक टेक्निक से डीप ब्रेन स्टिमुलेशन टेक्निक होती है जो वैसे काफ़ी चीज़ों में काम आती है, पार्किंसंस में भी आती है, लेकिन आजकल एपिलेप्सी में भी अच्छी काम आने लग गई है। तो उसमें क्या है कि उसको स्टिमुलेट कर देते हैं हम, तो वहाँ से दौरे कम चालू हो जाते हैं। तो एक तो डीप ब्रेन,
और एक और टेक्निक है जिसको हम कहते हैं वेगस नर्व स्टिमुलेशन। तो ये भी काफ़ी पुरानी है पद्धति, लेकिन इससे भी मरीजों के दौरे काफ़ी कंट्रोल, बिना सर्जरी के भी, एक तरह की छोटी सर्जरी होती है और उससे कोई सामान निकालते नहीं है, लेकिन उसकी वजह से भी मरीज को फ़ायदा दे सकते हैं। सर, लोगों की जानकारी के लिए आप कुछ मिर्गी की बीमारी के लक्षणों के बारे में बता सकते हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने कही, बड़ी कॉमन, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किस मरीज को क्या लक्षण है कि हम सोचेंगे उसके दौरे की शिकायत करें। तो सबसे इम्पोर्टेंट पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे कॉमनेस्ट जो लक्षण है वो जनरलाइज्ड टोनिक क्लोनिक सीजर कहते हैं हम। तो आपने आमतौर से यही देखा होगा कि मरीज चलता चलता गिर गया और उसके हाथ पैर धुलने लग जाते हैं और उसके मुंह में झाग आ जाते हैं और वो पेशाब निकल जाता है और उसके चोट लग जाती है, तो और वो बेहोश हो जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। और भी कई तरह के लक्षण होते हैं, जैसे कि किसी का चारों हाथ पैर नहीं धुलते, केवल एक हाथ पैर धुलता है, या एक मुंह टेढ़ा हो जाता है, या एक आंख में झटका आता है, इसको हम कहते हैं पार्शियल सीजर्स। और एक तरह की बीमारी जिसको हम कहते हैं एब्सेंस सीजर। एब्सेंस सीजर जो बच्चों में ज़्यादा पाया जाता है और इसमें मरीज एकटक देखने लग जाता है। आपने कई बार सुना होगा कि मरीज क्लास में टीचर कहती है कि बच्चा अटेंशन पे नहीं कर रहा, वो एक तरफ देखने लग जाता है, फिर ठीक हो जाता है। तो ऐसा ये इसको कहते हैं हम एब्सेंस सीजर। और एक कॉमन और वैरायटी में बताना चाहूँगा आपको, जिसको कहते हैं मायोक्लोनिक सीजर। तो मायोक्लोनिक सीजर में क्या होता है, ये लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है, यंग में। और आपने सुना होगा कि मेरी बच्ची के हाथ से चम्मच गिर गई या चाय का कप ढुल गया, और ये सुबह सुबह होता है जब बच्ची चाय लेके आती है, तो उसको हम गौर नहीं करते। तो ये तो दौरा है, इसके बाद उसको पूरा दौरा भी पड़ सकता है। और ज़्यादातर जो रात को नहीं सोते और सुबह एकदम से कुछ जगा दो तो ऐसा ज़्यादा होता है, तो इसको हम कहते हैं मायोक्लोनिक सीजर। हाँ, हिस्टीरिक सीजर के बारे में। हाँ, हिस्टीरिया, आपने बहुत अच्छा डॉक्टर साहब क्वेश्चन पूछा। इस बारे में मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि हिस्टेरिकल एपिलेप्सी जिसको हम कहते हैं या हिस्टीरिया कहते हैं, हिस्टेरिकल एपिलेप्सी भी एक अलग चीज़ हो गई। हिस्टीरिया में मानसिक जो चेतना है, मानसिक विकार या सोचने की तरीका और उसके साइकेट्रिक कारण होते हैं। तो ये तो होती है हमारी बीमारी, तो एपिलेप्सी तो दिमाग का रोग, और ये होता है मानसिक रोग। तो हिस्टीरिया में क्या होता है कि मरीज को कई बार दांत बिछ जाते, कहते लट ज़्यादातर फीमेल्स में थोड़ा ज़्यादा होता है ये, तो उनके वो कहते हैं दांत बीछ लिया सा, लेकिन वो गिरती हैं, लेकिन उसे चोट कभी नहीं लगती, कभी उनके पेशाब नहीं निकलता, कभी उनके मुंह में झाग नहीं आते, ज़्यादा छोटे मोटे झाग आ सकते हैं, लेकिन ऐसे मरीज 15 मिनट बेहोश रहेंगे या 1 घंटे बेहोश रहेंगे। तो और इनके ज़्यादातर ऐसे मरीजों के जब भी होता है जबकि घर में कोई या तो चिंता फिक्र ज़्यादा हो गई, या लड़ाई हो गई, या कुछ ऐसी बात हो गई, या जिनके आपस में रिलेशन ठीक नहीं हो। ऐसा भी सब अकेले में नहीं होता, कभी ज़्यादातर कभी कोई ना कोई किसी के सामने करें। ज़्यादातर ऐसा होता है कि ज़्यादातर वो अपने घर वालों के सामने नहीं होता है, या ज़्यादा जब भीड़ होती है तो होता है। तो इसको हम अटेंशन सीकिंग बिहेवियर भी कहते हैं। ये मरीज को जान करके नहीं कर रहा, हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मरीज कर रहा है, ये उसकी मानसिक स्थिति ऐसी होती है, वो अपने आप कुछ केमिकल्स ब्रेन में ऐसे बन जाते हैं जिसकी वजह से होता है। तो इसका इलाज क्या है? अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसे मरीज आए तो हमें एक तो हमारे चिकित्सक को भी कहना है कि गांव में एक तो पहले ही बिना चिकित्सक के भी खोला सा जो चिकित्सक होते हैं वो इलाज करते हैं, और फिर जो जिनकी ट्रेनिंग नहीं है, जो स्पेशलिस्ट नहीं है न्यूरोलॉजी में, या तो वो क्या करते हैं कि मिर्गी की दवाई चालू कर देते हैं। तो सबसे ख़राब बात यह है कि उस मरीज के छाप लगा दी कि उसके मिर्गी है, जबकि उसको मिर्गी नहीं। और स्पेशली लड़की के केस में अगर उसके एक बार छाप लगा तो उसकी शादी होना मुश्किल हो जाएगी, उसकी सारी ज़िंदगी खराब हो जाएगी, और वो पूरे साल भर दवाई लेगी। और उसने एक बार किसी ने लिख दिया तो उसको नकारने वाले चिकित्सक भी बहुत कम होंगे। वो केवल हमारे जैसे लोगों के पास, स्पेशलिस्ट के पास ही आए और हमने उसकी ली और हम उसकी जांच करके बड़ी मुश्किल से उसकी दवाई धीरे धीरे बंद करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और मेरी रिक्वेस्ट है
चिकित्सकों से भी, और कि एकदम से अगर आप श्योर नहीं हो तो दवाई न चालू करें। तो इस तरह हिस्ट्रिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान देना चाहिए। सर, अगर किसी पेशेंट के मिर्गी का दौरा पड़ रहा हो तो प्राथमिक रूप से क्या उपचार करना चाहिए? ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और ये सब हमारे दर्शकों को भी मालूम होना चाहिए कि हमें क्या करना। तो इसमें दो बातें हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। तो मैं बताता हूँ सबसे पहले कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या नहीं करना, सपोज हमारे सामने मरीज आया, उसको सडनली दौरा पड़ने लग गया, हाथ पैर हिलने लगे, जिम काटने लग गया, लेकिन उसको हमें क्या करना है कि हमें क्या नहीं करना, हमें जूता नहीं सुंघाना, हमें घोड़े की नाल नहीं सुंघानी, हमें उसे पानी नहीं पिलाना, हमें कपड़ा नहीं ठूसना, हमें चम्मच पड़ी उसको दांतों के पीछे नहीं डालनी। हाँ, वो कई लोग तो ऐसे सोचते हैं देवी देवता आ गया और भजन करने लग जाते हैं उसके, वो सब जरूरत नहीं। क्या करना, भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, मरीज के केवल कपड़े थोड़े से ढीले करने हैं और उसको टेढ़ा करके लेटाना है, और मुंह में से झाग अगर निकल रहे हैं तो उनको साफ करना है, और थोड़ी देर में मरीज होश में आ जाएगा। आपने ये है कि अगर एक मरीज को दौरा पड़ा तो आला फेली करके तुरंत एम्बुलेंस बुलाओ, और वो सब कुछ करने की दरकार नहीं है। मरीज के एक दौरे से कुछ नहीं होने वाला। कब होने वाला आपको, कब मरीज को जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर मरीज को बार बार दौरे पड़े और 5 मिनट में दौरे पड़े और उसको होश नहीं आए, आधा घंटे तक दौरे पड़े और उसको बीच में होश नहीं आए, तो ऐसे मरीज को तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। ये एक अवस्था होती है जिसे हम कहते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसमें अर्जेंट दवाई और भर्ती की दरकार होती है, नहीं तो मरीज की जान को खतरा हो सकता है। सर, जैसे बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, क्या सर्जरी बच्चों में भी पॉसिबल है? हाँ, बच्चों में अधिकतर जो एपिलेप्सी बच्चों में होती है, तो बच्चों में सर्जरी भी आज की तारीख में सेफ है, बिकॉज बच्चों में सारी सर्जरी हो रही है। एनेस्थीसिया भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है, सर्जिकल इक्विपमेंट और वीडियो ईजी सबके कारण हमें लोकलाइजेशन के लिए भी काफ़ी पता पड़ जाता पहले। तो बच्चों में सर्जरी बिल्कुल सेफ है। और सर, अगर कोई मिर्गी का रोगी है तो उसको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, मेनली जो सावधानियां बरतनी चाहिए, हम हमारे मरीज होते हैं उनको 2 ही एडवाइस मैं देता हूँ। एक तो ये कि जो दवाई डॉक्टर ने लिखी है उसको अपने मन से कम या बंद नहीं करें। अगर वो नागा करेगा तो उसको दौरा पड़ जाएगा। दूसरी एडवाइस, रात की नींद पूरी लेनी है। अगर घर में शादी ब्याह है तो भी उसको तो सोना है। और इस बारे में शादी ब्याह की बात चली तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मिर्गी रोगी शादी भी कर सकता है, बच्चे भी पैदा कर सकता है, वो अपना जीवन एक नॉर्मल आदमी की जैसे जी सकता है। केवल हमारे पास तो सब पेरेंट्स बड़े चिंतित तरीके से आते हैं जब शादी की अवस्था होती है लड़की की, और वो हमारे पास कि आप शादी करें या नहीं करें। तो हमारा ये कहना होता है कि ज़रूर शादी करिए, लेकिन उसमें क्या है, या तो लड़के वाले को बता दीजिए कि उसको दौरा आता है। लेकिन ऐसा है कि हमारे ज़माने में आजकल इतना समाज हमारा विकास नहीं है कि उसको टॉयलेट, कई तो पढ़े लिखे अच्छे होते हैं वो सब टॉयलेट कर लेते हैं, कई नहीं टॉयलेट। तो मेरा ये कहना है ऐसे मरीजों के अभिभावकों के कि जिसके भी लड़की के या लड़के के मिर्गी का दौरा है उसको हमें स्वावलंबी बनाना है, उसको ऐसी ट्रेनिंग देनी है जिससे कि वो पैसे कमा सके और अपनी जीविका उपार्जन कर। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो उसका हस्बैंड भी उसको ध्यान नहीं देगा और उसकी इज्जत कम हो जाती है। तो ऐसा मेरा कहना है कि ऐसा करें। दूसरा, मरीज को मतलब आराम से उसको जिस शादी हो उस रोज उसको रात के लेट के फेरे नहीं कराएं, उसके फेरे गोधूली के करा दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो सबके सामने उसको कई बार दौरा जाता है और दिक्कत हो सकती है। आजकल ये सब बच्चे जो है तो चल रहा है, एमएनसीज वगैरह कंपनी में बच्चे रात रात भर कोई यूएस से कनेक्टेड है तो उसका टाइम बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। इस समय तो वो बच्चे भी आजकल बहुत ही, आप बिल्कुल सही कह रहे हो डॉक्टर साहब। ये एमएनसीज के और जिनके दौरे की शिकायत है उनको हम ये एडवाइस ही करते हैं कि रात को नहीं करें। मतलब उसको 6 से 7 घंटे फिर दिन में सोना होगा, लेकिन रात की नींद तो रात की होती है, दिन की नींद दिन की होती है। सर, एक ज्वर मिर्गी क्या होता है?
देखिए, ज्वर मिर्गी बच्चों के अंदर ज़्यादातर देखी गई है, और ये भी एक अलग वेराइटी ऑफ मिर्गी है जिसमें मरीज को, छोटे बच्चे होते हैं साल भर में, 6 महीने के, 2 साल के, तो ये मुर्गी अगर उसके केवल ज्वर बढ़ने से, मतलब 103-4 बुखार हो गया तो उसको दौरा आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ऐसे मुर्गी को हम ज्वर मुर्गी कहते हैं, और इसके लिए लंबा इलाज की दरकार नहीं है। थोड़े दिन इलाज देते हैं और उसको बंद कर देते हैं, ये मुर्गी अपने आप ठीक हो जाती है। तो ये खतरनाक मुर्गी नहीं है, इससे कोई घबराने की दरकार नहीं, अगर केवल बुखार की वजह से होता है तो। सर, मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी कि क्या मेडिकली या सर्जरी मिर्गी का पूर्णतः इलाज संभव है? देखो, मैं जहाँ तक मैं कहूँ, मिर्गी जैसे इट इज़ ए कंट्रोलेबल डिजीज, जो सारे प्रोसीजर्स हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इट इज़ ए टोटली क्योरेबल डिजीज, लेकिन हाँ कुछ केसेस में पूरी क्योरेबल डिजीज भी है अगर मरीज अपनी दवाइयाँ टाइम से लेवे और जो दवाइयाँ लिखी गई है उसको टाइम से लेवे, तो क्योरेबल भी है। कुछ टाइम के बाद में दवाइयाँ एकदम सडनली बंद ना करें, वो धीरे धीरे हम उसको बंद करते हैं और वो क्योरेबल। समटाइम्स इट इज़ नॉट ए क्योरेबल, कंट्रोलेबल होती है, तो उसमें ये है दवाइयाँ आपको लेनी पड़ती है, कई बार लाइफ लॉन्ग भी लेनी पड़ती है। जहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कॉज होता है, ट्यूमर है, हेड इंजरी के पेशेंट्स हैं, समटाइम मेनिंजाइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, तो उसमें कई बार लंबे टाइम तक दवाएं चलती है। तो ये भी कहना संभव नहीं है हमारे लिए कि क्योरेबल है कंट्रोलेबल डिजीजेज में। डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कहा। सिम्टोमेटिक एपिलेप्सी या जिनमें कोई कारण है, उनको अगर कारणों को हम हटा सकते हैं तो काफ़ी हद तक हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं और क्योर भी कर सकते हैं। लेकिन जो इडियोपैथिक एपिलेप्सीज होती है, 3 साल से दवाई लेते हैं, दौरे कम हो जाते हैं, दवाई बहुत कम हो जाती है, फिर भी उनको कई बार दवाई वापस से उनके रेकरेंस हो जाती है। तो इसलिए दौरे की शिकायत 70% केस में पूरी तरह से हम दौरे ठीक कर देते हैं, बाकी 20-30% में दौरे बार बार आते हैं और लंबी दवाई की दरकार हो सकती है। तो हम ये कहें कि लाइलाज नहीं है ये मिर्गी रोग। और आज इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे के अवसर पर हमारे ILE और IB ने 3 प्लेज के लिए बोला कि हमें आप सब मिलकर ये हम लोग प्लेज लें कि एक तो मिर्गी रोगी जो भ्रांतियां हैं मिर्गी के संबंधित, उन सबको हम हटाएंगे। दूसरा, अगर मिर्गी रोगी को दौरा पड़ जाए तो हम उसका तरीका बताएंगे। और तीसरा, मिर्गी रोगियों की सामाजिक स्थिति को सुधारेंगे और उनमें उनको हीन भावना से हटाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जैसा कि आज आप सबने मिर्गी के बारे में जानकारी ली, आपको बताया जाता है कि यदि आपके आसपास किसी को भी ऐसे कोई दौरे की शिकायत हो तो घबराएं नहीं, उसे JNU अस्पताल लेके आएं, उसका पूर्णतः मेडिकली या सर्जिकली इलाज होगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर फॉर द टेकिंग द टाइम आउट एंड हमें और हमारे व्यूअर्स को मिर्गी के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। थैंक यू।